मुल्क की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी अदालत की जानिब से 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा पर मुल्की, बैनुल-अक़वामी और सोशल मीडिया पर तबसरों और तज्जियों का लामुतनाही सिलसिला जारी है। बाज तज्जियाकार इसे वाटरशेड मूवमेंट कह रहे हैं तो बाज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। गो के DGISPR की जानिब से फैज हमीद पर आयद किए गए तमाम इल्जामात की तफसीलात जाहिर नहीं की गयी, ताहम बाज हल्कों का ख्याल है कि इशारा 2018 के आम इंतखाबात, मुल्क में होने वाले एहतजाजी मुजाहरों और फिर 9 मई 2023 के वाक़यात की ही तरफ है। क्या पेंडोरा बॉक्स मुकम्मल तौर पर खुलने जा रहा है? पैगाम किसके लिए है? बानी PTI से मुलाकात पर पाबंदी के बाद इंतजामिया और PTI के माबैन रस्सा कशी जारी है। हुकूमत ने खबरदार किया है कि अगर अडयाला को सियासी अखाड़ा बनाने की कोशिश की गई तो बानी PTI का नेक्स्ट स्टॉप अडयाला की बजाय कहीं और होगा। क्या हुकूमत आइंदा दिनों में कोई बड़ा सरप्राइज देने जा रही है? इन तमाम इश्यूज के साथ साथ दीगर मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरों पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम, पेश खिदमत है आज की बात सेठी के साथ और मैं हूं सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज की बात जुड़ी है कल के फैसले के साथ। एक खबर जिसका इंतजार एक अरसे से किया जा रहा था, कयासाराइयों का बाजार गर्म था, आज आई कि कल आई, आज आई कि कल आई खबर, लेकिन वो आ ही गई। लेकिन उससे पहले मैंने आपसे ये सवाल किया था और ज़्यादा दिन नहीं गुजरे, 1-2 हफ्ते पहले ही की बात है कि मैंने आपसे पूछा था कि उसका क्या होगा। अच्छा, मैं किसकी बात कर रही हूँ? बड़ी खबर वो क्या है? जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल। अगस्त में पिछले साल जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद से मैं आपसे पूछती रही कब सज़ा होगी, कब सज़ा होगी। आप भी बताते रहे, फैसल वावदा साहब भी बताते रहे, लेकिन वो सज़ा होने नहीं पा रही थी। अब जब से दिसंबर की डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ हार्ड स्टेट की तरफ हमें कदम उठते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसकी हमें ये एक कड़ी दिखाई दे रही है। फैसला सामने आया, 14 साल की सज़ा हो गई। आपने प्रेडिक्ट क्या किया था जब मैंने आपसे सवाल किया? के साथ जो है जाहिर है वो इसी चीज़ को दोहराना चाहते हैं कि फिर, मगर ये बात अब उनकी सुनी नहीं जाएगी बिकॉज वो अब अगर चाहते हैं कि जनरल बाजवा के ऊपर केस किया जाए, ये चाहते हैं कि फैज़ को सज़ा हो। मेरा ख्याल है फैज़ को सज़ा तो हो ही जाएगी। अच्छा, हाँ, वो तो तरीके की होगी और तरीके से ही रिहाई भी होगी किसी न किसी स्टेज पे, मगर बाजवा साहब को हाथ नहीं कोई लगाएगा। सजा भी हो जाएगी और फिर किसी ना किसी तरीके से रिहाई। अच्छा, आप मेरे ज़िमनी सवालों के जवाब दे गए। मैंने बड़ी लंबी बात कर दी। हाँ, मैं तो आगे ये सवाल जाके करती, लेकिन आपने इब्तदाइया ही सारा बयान कर दिया। फिर भी इसके बावजूद मैं शुरू कर लेती हूँ कि आप अगर एंटिसिपेट कर रहे थे कि सज़ा होगी, तो क्या इसी स्टेज पे आपका ख्याल था सज़ा होगी और ऐसी सज़ा होगी? आशा, मेरा नहीं, सिर्फ एक और भी तज्जियाकार का यही ख्याल था कि सज़ा तो होगी, मगर ऐसी स्टेज पे होगी जहाँ उसका कोई इम्पैक्ट हो। बिकॉज़ काफ़ी अरसे से पता ही था कि वो गिरफ़्तार हैं, तफ्तीश हो रही है, उनके वकील भी फ्रॉम टाइम टू टाइम कुछ बात कर देते थे। तो और यही था कि अगले हफ्ते इस तरीके से। तो अब मेरा ख्याल है ये जो अब जो अनाउंस किया है, ये मेरा ख्याल है इसकी टाइमिंग जो है वो चुन के की है। वो इसलिए बिकॉज आपको पता है अभी हाल ही में किस किस्म की यहाँ तबसरे हो रहे थे। नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ के ऊपर बातें शुरू हो गई थी, गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान टेंशन है, नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रही, ये नहीं वो नहीं, ये सारी बातें शुरू हो गई थी। और फिर ये भी बात चली थी, इफ़ यू रिमेंबर, कि जी खान साहब को मुलाकात नहीं करने दी जा रही। और मैंने आपसे कहा था जैसे ही दिसंबर चढ़ेगा तो मुलाकात हो जाएगी, जैसे ही नवंबर के इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे। तो और वही हुआ, फिर वो पहले हफ्ते में मुलाकात भी हो गई। फिर अब मुलाकात के बाद जो तवक्को थी कि शायद खान साहब थोड़ा सा समझ जाएंगे, वो खान साहब तो बिल्कुल उल्टे पड़ गए। तो उसके बाद फिर मेरा ख्याल है क्योंकि उनकी जो बात थी वो फिर अब उनकी बहनों ने फिर उसको बहुत बढ़ाया चढ़ाया, तो मेरा ख्याल है वो सारी जो अटेंशन उधर जा रही थी सारी इमरान खान के ऊपर, वो अब हट गई है। इट्स नॉट फोकस्ड ऑन दिस सज़ा। और हम सब अब डिस्कस यही कर रहे हैं कि ये सज़ा सही हुई, गलत हुई, इसकी अपील का क्या होगा, इसकी तारीख में क्या रोल है, हम उधर चले गए। और मैं समझता हूँ कि दिस इज़ गोइंग टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम द अदर इशू, क्योंकि अब वो अदर इशू में मेरा जो ख्याल है वो यही है कि अब किसी को मुलाकात करने की इजाज़त नहीं मिलेगी खान साहब के साथ फॉर सम टाइम। दैट्स माई प्रेडिक्शन एंड आई थिंक इसलिए फोकस हैज़ कम ऑन टू दिस। कितना अरसा आप समझ रहे हैं? 1 माह, 2 माह, 3 माह? नहीं, देखिए अब ये जो चीज़ है ना, ये तो बंदा नहीं कह सकता, मगर राना सनाउल्लाह ने और लोगों ने भी ये बात कही है कि अगर मुलाकात के बाद
इस किस्म के हालात बनने हैं जिसके साथ फिर टकराव का इम्कान है या गड़बड़ है, तो फिर हम मुलाकात ही नहीं करने देंगे। और यही मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वो इसी वजह से उन्होंने नवंबर में नहीं मुलाकातें करने दी। मगर एक बात मैं आपको बता दूं, ये आम लोगों को शायद पता नहीं है, मगर ये जो आखिरी मुलाकात हुई है उनकी उज़्मा खान के साथ, आपको पता है खान साहब के साथ कौन बैठा हुआ था? अंदर जेल से, डयाला से जी, कौन बैठा था? बुशरा बीबी उनके साथ थी। मैं आपको आज खबर दे रहा हूँ कि खान साहब की मुलाकात से पहले विद हिज सिस्टर, पहले बुशरा बीबी को बुलाया गया, वो खान साहब के साथ आधा घंटा बैठी रही। उसके बाद बहन को बुलाया गया और वो फिर 1.5 घंटे तीनों बैठे रहे वहाँ। अच्छा। इसके दौरान बुशरा बीबी ने कोई बात नहीं की और खान साहब और उनकी सिस्टर के दरमियान बात होती रही। वो बात क्या होनी थी, खान साहब बेसिकली बता रहे थे ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, और उन्हें मालूम था कि रिकॉर्डिंग हो रही है और इसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी और सब एस्टैब्लिशमेंट के जो लोग सबको जाएगी सबके पास ये कंसर्न पार्टीज़ को। बट ही सेड गो अहेड। उन्होंने जो बातें की हैं फिर वो बातें जो हैं वो निकली और उसकी ट्रांसक्रिप्शन हुई और वो सबके पास पहुंची, जिसकी वजह से इतनी प्रोवोकेशन हुई कहीं क्वार्टर्स में कि फिर DGISPR को गरजना पड़ा। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। तो बुशरा बीबी की ये जो मुलाकात उनके हमरा ये मतलब काफी अरसे बाद जेल में हुई या इससे पहले होती रही? मैं काफी अरसे से कह रहा था कि बुशरा बीबी की मुलाकातें खान साहब से रोकी नहीं गई, जेल के अंदर जारी हैं। अच्छा। मगर वो पब्लिसाइज नहीं की जाती थी और ये हो नहीं सकता था विदाउट द अप्रूवल ऑफ द जेल अथॉरिटीज एंड कंसर्न क्वार्टर्स। राइट, वो तो क्योंकि ये इसमें हुकूमत की कोई रेड शीट कोई नहीं। तो इस दफा भी बुशरा बीबी को इजाजत दी गई कि आप खान साहब के साथ बैठे। अच्छा। एंड सो देयरफॉर दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसके ऊपर किसी बाद में किसी वक्त तबसरे हो सकते हैं कि बुशरा बीबी का वहाँ होना क्या मतलब था और क्यों और कैसे। बट नॉनदलेस मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि ये एक अननोन फैक्ट है और खान साहब डटे हुए हैं कि जी मैंने अब टेक ऑन करना है और वो अपनी ज़ुबान को भी कंट्रोल नहीं कर रहे और उन्हें पता है कि जो मैं कहूँगा आगे रिपीट होगा। तो वो तवक्को कर रहे हैं कि ये जो उनकी पोजीशन है, एग्रेसिव पोजीशन जो है, वो बताना चाह रहे हैं सबको कि दिस इज गुड हाउ आई विल रिएक्ट। ये इतनी बड़ी खबर है कि मेरा दिल कर रहा है मैं इससे और भी बहुत कुछ निकाल के पूछूं, लेकिन आगे बढ़ते हैं और हम उस मुद्दे पे आते हैं जिसको लेकर इस वक्त बहस छिड़ी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं, जैसे आपने भी प्रेडिक्ट किया, कि ये सज़ा अगले मराहिल में जाकर नरम पड़ सकती है। माजी में भी कुछ ऐसी मिसालें हमें मिलती हैं, लेकिन आप ये बताएं कि फैसले की तफसीलात सामने ना आ सकने की क्या वजह है और अपील में जाने के कितने चांसेस? इसके दो पहलू है ना, और आपने मेरा जो स्टेटमेंट अभी सुनाया उसके अंदर आखिर में मैंने एक बात की है जो कि मिस हो गई लोगों से। जो प्रेस रिलीज आई है उसमें यह है कि जी ये सजा हो गई है जी, ये काउंट्स हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जी जी, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, ये वो जो मई की साजिश है जी उसका जिक्र नहीं है। वो सिर्फ एक जुमला है, वो एक जुमला है कि उसके वो अलग केस चलेगा। हाँ, तो इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिकल एजिटेशन बीइंग डेल्ट विद सेपरेटली। अच्छा, तो अब मसला ये है कि असली केस तो वो है ना। ये फैज़ हमीद साहब कौन है? इनका ताल्लुक जो है वो इमरान खान साहब के साथ ही ताल्लुक है ना, और तो अलग तो इनका कोई हैसियत नहीं है। तो इसलिए इनको जो सज़ा दी गई है ये एक तरीके से सज़ा दी गई है और वो कुछ इश्यूज जो है उनको ओपन रख दिया गया है। और ये जो इशू मैंने आपको बताया ये है स्कोर इशू कि खान साहब के साथ क्या ताल्लुक है फैज़ हमीद का, वो इसमें सज़ा के अंदर उसका जिक्र ही नहीं है और ना ही वो डिस्कस किया गया है। वो अलग केस बनेगा और सवाल ये है कब बनेगा और उसमें कौन गवाही देगा और क्या होगा। लेकिन उसमें फैसल बावडा साहब तो पक्का ये बता रहे हैं कि अब इसके बाद इमरान खान साहब की बारी है और मुस्लिम लीग नून वाले भी इसी उम्मीद से हैं। तो फिर यही तो मेरा सवाल है कि अगर इसके बाद इमरान खान की बारी है तो इमरान खान के बाद, वो तो जेल में थे जब ये सब कुछ हुआ, 9 मई का जो इंसिडेंट था। तो फिर कैसे प्रूव करेंगे कि ही वाज बिहाइंड इट? तो कोई ना कोई विटनेसेस तो लाने पड़ेंगे ना, कोई कि जी मुझे खान ने ये कहा, ये पैगाम दिया, मैंने ये किया, ये हुआ, ये हुआ, तो उससे कौन इन्वॉल्व होगा? तो मेरा अपना ये ख्याल है कि ये जो सज़ा है 14 साल की, अब आपने पूछ ही लिया, मैं थोड़ी सी प्रेडिक्शन कर देता हूँ। एक तो ये है कि अगर आपका ख्याल है कि डिटेल जजमेंट जल्दी आ जाएगी तो गलत फहमी है। अच्छा, इसकी जो डिटेल जजमेंट है ना वो नहीं आएगी अभी। अच्छा, वजह क्या बताएं कैसे? 40 दिन के अंदर अंदर कोर्ट ऑफ अपील में जाना, आपको फैसले की कॉपी चाहिए। तो अगर नहीं आता फैसला तो क्या होगा? फैसले की कॉपी नहीं मिलती तो क्या होगा? फिर उनके वकील को रुजू करना पड़ेगा, जाहिर है, दरखास्त करते रहे, फिर करते रहे। वो कह रहे हैं मुझे तो अपील की इंस्ट्रक्शंस मिल चुकी है, मैं तो अपील में जा रहा हूं। अगर जजमेंट आएगी तो अपील होगी ना। तो
तो मेरा ख्याल है देखिए जब जजमेंट आएगी ना तो उसके अंदर फिर बहुत सी चीज़ें लोग नुक्ते तफसील निकालेंगे, होगी, हाँ। नुक्ते निकालेंगे, फिर हाँ। ये एक और ड्रामा शुरू हो जाएगा। और सो ये मैं समझता हूँ कि अभी तो कोई तवक्को ना करें कि अभी आपको जल्दी में कोई डिटेल जजमेंट मिल जाएगी। बस यही है कि इसको थोड़ी देर के लिए दबाया जाए अंटिल सच टाइम दैट इज नेसेसरी। तो एक तो ये मेरा प्रेडिक्शन है। अच्छा। दूसरी बात ये है कि अगर ये ऐसे ही है हाँ। तो फिर ये सारा सवाल ये है कि अपील होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, वो भी डिबेट चल रही है बिल्कुल ना। ऐसे ही है कि आर्मी चीफ के पास भी जाएगी एक मौके पर कि आप फिर माफ ये कर सकते हैं, किसी और इख्तियार बोर्ड रखते के हैं। पास भी जाएगी, फिर हाई जी। कोर्ट पे कब जाएगी, तो ये सारी बातें खत्म हो जाएगी। जब तक वो आएगी नहीं तो ये बातें कहाँ जाएंगी। हाँ। तो मेरा ख्याल है ये भी सारे तबसरे जो है ना ये भी अब गोल हो जाएंगे। लेकिन जो एक बड़ी उम्मीद सियासतदानों को इससे लगी वो ये कि सियासत में मुदाखलत का दरवाजा तो कम अज कम बंद हो जाएगा नहीं इसके देखिए बाद। वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अब क्या क्योंकि बात ये है कि सियासत के अंदर तो मुदाखलत कब से हो रही है, कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन ये सजा तो नई बात है ना। हाँ मगर इसके लिए एविडेंस इकट्ठी की गई है ना और फैसला किया गया है कि हमने ये करना है। और इसलिए नहीं किया गया, ये मैं आपको बता दूं कि एक एजेंसी जो है वो सियासत में मुदाखलत करती है, उसकी वजह से ये नहीं हुआ। अच्छा ठीक है। अगर आप ये समझते हैं कि जी इससे सारी सियासी मुदाखलत बंद हो गई है तो यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। ऐसी कोई बात नहीं है। हाइब्रिड रिजीम का तो मतलब ये है कि अब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगी इन पॉलिटिक्स। अच्छा अब बात यह है कि अब जो सेकंड पार्ट है इसका, जिसका ये कि जी वो आगे अलग चलेगा। हाँ वो मामला जी। और सो ये जो बात है कि जी इनको ये 14 साल काटेंगे या नहीं काटेंगे, कब इनको छोड़ दिया जाएगा या नहीं छोड़ दिया जाएगा, या सज़ा पूरी होगी या नहीं होगी, हाँ, तो अपील में जाएंगे, ये माफ इशू हो जो है जाएगी। ये इसके भी कोई जवाब नहीं मिलना आपको। वजह तो सुल्तानी गवाह बनने का तो चांस रहेगा ना। अगर सुल्तान देखे ना, दैट इज द होल पर्पस। हाँ। ये जजमेंट में छोड़ दिया गया है, 14 साल तो मिल गए, जी। अपील में वो ख़त्म भी हो सकते हैं, ये भी कह दिया गया है, पता है हमें। तो किस सूरत में ये ख़त्म होंगे? उसी सूरत में अगर किसी और को सज़ा हो जाती है इनकी वजह से, अगर ये वादा माफ गवाह बन जाते हैं इमरान खान की ट्रायल में, तो फिर इनको माफ़ कर दिया जाएगा, जैसे मसूद महमूद साहब। जैसे मसूद महमूद साहब भुट्टो के ज़माने में जो हुआ था। हाँ। ठीक, तो इसलिए इसको ओपन एंडेड छोड़ दिया गया है और ये कह दिया गया है कि वो जो दूसरी चीज़ है वो अभी बाद में देखी जा रही है, वो देखी जा रही है। हाँ, वो देखी जा रही है। दैट इज़ वाई मैं ये आपसे कह रहा हूँ इसके डिटेल आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर इसके डिटेल आ जाते हैं तो फिर फंस जाते हैं ना, फिर वो शुरू हो जाते हैं कि ये आपने कहा था, ये कहा था। तो जजमेंट जब वक्त आएगा तो लिखी जाएगी, देखा जाएगा क्या होता क्या नहीं होता। ठीक है। सो आई थिंक दिस इज वेयर वी आर राइट नाउ। फोकस अब होगा इमरान खान के ऊपर। अच्छा। और उसमें क्या फैज़ हमीद साहब क्या रोल अदा करते हैं। अब ये उसका फैज़ हमीद साहब का भी फ्यूचर जो है वो इससे जुड़ा है, वो इससे भी उनसे जुड़ा रैंक है। वगैरह वापस लिए जाएंगे, वो देखा जाएगा ना क्या होता है, ओके। किस हद तक तावन होता है, किस हद तक नहीं होता। हाँ। फिर इमरान खान साहब के साथ क्या होता है क्या नहीं होता, ये है रूट। अच्छा, तो इसमें जब से ये केस चला तो तब से खबरें आ रही थी कि साबिक वज़ीर आज़म को बुलाया गया है और उनसे भी इंटेरोगेट किया गया, इन्वेस्टिगेट किया गया और कुछ जजेस को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा अगेंस्ट। अब जो सवाल उठ रहा है वो ये कि जनरल बाजवा के भी एहतसाब का मुतालबा PMLN तो करती है, ये ख्वाजा से वज़ीर दिफा के तौर पर कह रहे हैं। जनरल बाजवा का किरदार क्या रहा 2022 में, क्या रहा, क्या मुतालबा करते हैं? मेरा ख्याल है जनरल बाजवा को एज विटनेस तो बुला लिया जाएगा किसी न किसी स्टेज पे। अच्छा। मगर क्या जनरल बाजवा के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? आई डोंट थिंक सो। पहले भी मैंने यही कहा है। ये वो नहीं उसमें प्रेडिक्शन में आपने वाज़ेह कहा कि नहीं होगी, तो PMLN का मुतालबा, नवाज शरीफ साहब अभी आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुतालबे करते रहें। अच्छा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी आर्मी चीफ की ट्रायल हो जाए बाय अनदर आर्मी चीफ, ये नहीं होगा। चलिए ये नहीं होगा, ये तो मुबर्रा हो गया ना ये वाला एरिया। व्हाट अबाउट द जजेस इन्वॉल्व्ड, व्हाट अबाउट जर्नलिस्ट, प्रॉपर्टी टाइकून? मेरा ख्याल है कि मच विल डिपेंड ऑन इमरान खान एटीट्यूड। मच विल डिपेंड कि इमरान खान साहब किस स्टेज पे या कोई डील करते हैं या नहीं डील करते, तो फिर क्या सज़ा होती है और किस किस को उसके साथ धरना है। तो ये अभी बहुत से ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं। अच्छा। मेरा ख्याल है इन चीज़ों का जवाब कोई भी अभी नहीं दे सकता। अलबत्ता ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि ये बुलाया ज़रूर जाएगा बहुत से लोगों को। अच्छा। वो कह रहे हैं ना जी, फैज़ हमीद साहब के वकील जो है मियां अली इशफाक, वो कहते हैं कितना, कहते हैं कि उन्होंने कहा 8000 सवाल किए गए, जिनमें से 8 के तसल्ली बख्श जवाब प्रोसिक्यूशन की तरफ से नहीं आए। जी, 90 से ज्यादा हियरिंग्स हुए हैं और ये एक साल में ये सब कुछ हुआ है और एक साल के अंदर ये हुआ है। मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी तो अगस्त में हुई ना, पिछले साल, और टॉप सिटी केस। मगर उससे पहले आपका क्या ख्याल है, वो चुप करके आराम से घर बैठे हुए थे? क्या हो रहा था? क्या कर रहे थे? नई एस्टेब्लिशमेंट तो बनी ना नए चीफ के बाद जी,
और नए आईएसआई आ गए, डीजीआई भी आ गए, सब कुछ हो गया। तो फिर ये 2 साल के बाद जाके ट्रायल क्यों शुरू हुई? सबूत इकट्ठे करते रहे, या उनसे बातें चल रही थी, हाँ सब, मामला, या वो का तावन कर रहे थे वो। बहुत सी बातें तो उस वक्त पता चल गई थी। फिर ये बाद में फैसला ये हो गया था कि इनसे जो कुछ पूछना है वो पूछते हैं, इनकी देखते हैं एटीट्यूड क्या है। और मेरा ख्याल है जनरल साहब ने, जनरल फैज़ ने पूरा तावन किया। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि उनके पूरा तावन किया, इसीलिए उनको गिरफ्तार नहीं किया, ही वॉज अवेलेबल। ठीक, फिर जब ये फैसला हुआ कि अब हमने फॉर्मली करना है और बात को आगे बढ़ाना है, तो फिर उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। ठीक, तो एंड आई थिंक दैट्स व्हाट हैज़ हैपेंड इन दिस केस। मैं समझता हूँ जनरल साहब काफ़ी तावन कर रहे हैं और शायद आगे भी तावन करें। और आपका जो सवाल है कि क्या जजेस को बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, मेरा ख्याल है बहुत सी बातें जनरल फैज़ हमीद ने बता दी होंगी। अब सोचना इन्होंने ये है कि अगर किसी को बुलाते हैं और पता चलता है कि वो इन्वॉल्व है, तो फिर वही बात है, पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा जी। तो मेरा नहीं ख्याल ये पेंडोरास बॉक्स खोलेंगे। ठीक, पेंडोरास बॉक्स खोलने के साथ बहुत सी कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी पैदा हो जाएगी। सो आई डोंट थिंक दैट विल हैपन। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 लोग और जिनको ये फाइनली इमरान खान के साथ शायद सज़ा देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, मगर ये कि जी पता नहीं फलाने को भी बुला के अंदर करो, फलाने को भी बुला के, आई डोंट थिंक दैट विल हैपन। तो इसका मतलब है कि अभी इसकी ज़्यादा तफसीलात नहीं आएंगी सामने कि शामिल तफ्तीश कौन कौन रहा, मिलिट्री के अंदर कौन कौन इनके साथ इन्वॉल्व थे, अभी और कोई दास्तान सामने नहीं आने वाली। तो एक और चीज़ ये कि चले शोर तो एक तरफ मचा है, लेकिन वो जो एक अरसे से इनके एहतसाब का मुतालबा कर रहे थे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने कर डाली, जिसके तनाजुर में मैंने आपसे ये सवाल किया और आपने प्रेडिक्शन की थी, नवाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो वो बाई इलेक्शन में जीतने वालों के सामने बैठे थे, तो वहाँ उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि इमरान को लाने वालों का भी एहतसाब होना चाहिए। आज भी उन्होंने गुफ्तगू की आज़ाद कश्मीर और जीबी के नुमाइंदों से, जो मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे हैं, लेकिन ना तो उन्होंने कोई ट्वीट की इसके ऊपर, ना कोई तबसरा किया, ना मरियम नवाज साहिबा का बयान सामने आया। तो क्या उन्हें ये पसंद नहीं आया फैसला, नाराज़ी है उनकी, कुछ और चाहते थे वो? मैं समझता हूँ कि जो बात मैंने कही है उनकी भी ब्रीफिंग होगी। अच्छा, आप समझ जाए ना, मतलब उनका मतलब है कि आप उन्होंने कुछ नहीं कहना। हाँ हाँ, लेकिन वन लाइनर तो होता है ना कि आप एहतसाब का, जो गुजरांवाला में एक स्पीच की थी तो बाजवा साहब के साथ ज़माने ख़त्म हो गए, अब हो गए। हाँ, वो गए ज़माने। अब ये है कि फुल स्पीड अहेड है इस हुकूमत की और इस एस्टेब्लिशमेंट की। अच्छा, ये हाइब्रिड रेजीम को और मजबूत करना है और इसको चलाना है। ये सब लोग जो लगे हुए हैं कि जी बड़ी टेंशन्स हो गई हैं, हाँ, पता नहीं केयर टेकर कैबिनेट आ रही है, पता नहीं ये सब गलत, हाँ, कुछ भी नहीं होना। नेशनल गवर्नमेंट की दोबारा से बातें शुरू कर दी, आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, कुछ नहीं होना। तो इसी तनख्वाह के ऊपर सब काम करेंगे और खुशी के साथ काम करेंगे और जिप लगा के काम करेंगे। अच्छा, तो नहीं आईनी तरमीम भी नहीं आएगी? नहीं, आईनी तरमीम आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, वो मैं नहीं उसके बारे में कुछ कह रहा, आएगी। बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं नहीं आएगी, उन्हें का जरूरत नहीं है, उनके कहने के साथ आना ना आना का कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो आप हल्का सा मुस्कुराते हैं ना, नहीं, वो उसकी वजह ये है ना कि यार आई मीन ठीक है, वो सियासतदान है, हाँ, वो क्या कहेंगे, हाँ जी आ रही है, अच्छा, अपने हाँ, आप के गले में फंदा डालेंगे कि जी उसमें एनएससी अवार्ड का भी आ जाएगा, पानी का मसला भी आ जाएगा, प्रोविंसेस का भी मसला आ जाएगा, क्यों वो बात माने? हाँ, वो तो यही कहेंगे नहीं, काउंटर प्रेशर है। मगर हमने सुना कि कहीं और से भी कुछ बातें आ रही हैं कि जी ये करके रहेंगे, देखेंगे कौन रोकता है मनु, एंड सो ऑन। अच्छा, हाँ, ठीक, बस अब छोड़ देना। हाँ, तो अब मुझे ये भी जानना है आपसे कि राना सनाउल्लाह साहब हिंट दे रहे हैं कि 9 मई के जो केसेस हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, वो मिलिट्री कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो जाएंगे जी, जा सकते हैं, नहीं जाएंगे। अच्छा, तो ये छोड़ दिया ना आपको, इसी जजमेंट का हिस्सा जो प्रेस रिलीज आई है, हाँ, ये कहना वो अलग है, जी जी, तो वही होगा। तो कहीं एक ही जेल में तो नहीं दोनों मुंतकिल किए जा सकते? इमरान खान साहब और फैज हमीद साहब के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो डेला। फैज हमीद साहब तो अब कॉन्विक्ट हो गए, हाँ जी, तो कन्विक्शन में तो अलग हो गया ना, नो एक्सेस टू हिम। जेल में एक साथ एक ही जेल में शिफ्ट कर दिया जाए, वही रहे? नहीं, शिफ्ट करे जहाँ करे, बट दे आर नॉट गोइंग टू बी अलाउड टू मीट। ओके, हाँ, नहीं वो एक जेल में बात की जा रही थी, आसमा शिराजी साहिबा ने, हाँ। अच्छा, इसमें हमने एक स्टेज पे ये भी देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैज़ हमीद साहब से खुद को अलग करना शुरू हो गई थी। इवन कि इमरान खान साहब की भी कुछ ऐसी मिली जुली स्टेटमेंट है फैज़ हमीद साहब के बारे में। अब इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ख़ास रद्द-ए-अमल नहीं आया, बल्कि सिर्फ सुहेल आफरीदी साहब ने इसे फ़ौज का अंदरूनी मामला करार दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है इस सज़ा के बाद? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं पता कि वो आ रहे हैं या वो जा रहे हैं। उनके साथ
एक पूरी बड़ी सीरियस अटेम्प्ट की गई थी हुकूमत की तरफ से विद द अप्रूवल ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट कि आप खान साहब के साथ टॉक शुरू करें अच्छा। कि इस क्राइसिस से कैसे निकलना है। तो क्राइसिस तो है, हम्म। उसमें राना सनाउल्लाह साहब भी इन्वॉल्व थे, अयाज सादिक साहब थे। अयाज सादिक साहब भी इन्वॉल्व थे, और लोग भी इन्वॉल्व थे। जी। और एक ऐसी स्टेज आई कि फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़े होके बात कही कि हम तैयार हैं बात करने के लिए। याद है आपको? जी बिल्कुल। बाय द वे वो बड़ी इस्तेहकाम सीरियस पाकिस्तान कोशिश थी। हाँ। और वो कोशिश इनके कुछ लोगों से बात करके आगे बढ़ी थी, ये भी मैं बता दूं। अच्छा। नाम लेना शायद मुनासिब नहीं है, मगर इनके एक दो लोग जो सीनियर लोग हैं उनके साथ बात करके उन्होंने कहा था जी बात शुरू करें। खान साहब अभी तैयार नहीं है सुनने के लिए, मगर आप बात करें ताकि हम खान साहब के पास जाके कहें कि गवर्नमेंट सीरियस है फॉर नेगोशिएशंस। तो यहाँ से सब कुछ हो गया और फिर आखिरी स्टेज पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर कहा कि वी आर रेडी। उस वक्त तवक्को ये थी कि पीटीआई की तरफ से कुछ पॉजिटिव किस्म की बात आएगी। अच्छा। जो कि इंडिकेशन थी पहले फ्रॉम पीटीआई के बिग जो लोग बाहर बैठे हुए। मगर हुआ क्या कि वो उमर अयूब साहब थे वहाँ बैठे हुए और एज ऑपोजिशन लीडर जी वो उन्होंने काउंटर अटैक इतनी खतरनाक कर दी, मेरा ख्याल है उन्हें पता ही नहीं था कि जो बाकी बातें बिहाइंड द सीन्स हो रही हैं बिटवीन गवर्नमेंट पीपल एंड पीटीआई पीपल, उनको पता ही नहीं था। वो फट पड़े और उन्होंने ऐसी बातें की कि उसके बाद सारा कुछ ही तितर बितर हो गया और वो फिर बात खान साहब तक जा ही नहीं सकी क्योंकि वहीं वो खत्म हो गई। मगर आई टेल यू दैट वाज अ वेरी सीरियस अटेम्प्ट किस तरीके से फाइंड सम सॉल्यूशंस। तो वो दिन है और आज का दिन है। उसके बाद खान साहब की जो हार्ड लाइन रही है वो तो दिन ब दिन ज़्यादा हार्ड होती जा रही है, जिसकी वजह से मैंने कहा था कि अब उनकी मुलाकातें भी रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएंगी। बिकॉज एवरी टाइम वो मुलाकात करते हैं तो जो पैगाम आता है वो यही आता है कि पै जाओ और प्रोटेस्ट करो और ये करो और वो करो। तो वो तो ये गवर्नमेंट हाइब्रिड रेजिम अफोर्ड ही नहीं कर सकती। तो इसलिए दे विल मेक श्योर कि अब खान साहब की एक्सेस भी रिस्ट्रिक्ट किया जाए। और यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा था एक स्टेज पे जेल अथॉरिटीज़ के ज़रिए, मैं आपको बता दूँ कि बहनों को ये कहा था कि आप अडयाला के बाहर निकल के बात ना किया करें। जी, सियासी बातचीत पर पाबंदी लगा दी गई और थी। आप यहाँ से हटके कहीं और चली जाया करें, उसके साथ आपके लिए भी इतनी रुकावटें नहीं खड़ी होंगी। मगर आप जेल से निकलते सारी हो जाए तो प्रेशर बढ़ जाता है कि फिर इनको रोको। और यही इसी की तरफ इशारा राना सनाउल्लाह कर रहे हैं कि अगर ये ऐसे ही रहा तो फिर ठीक है, फिर अडयाला से हटा के कहीं ऐसी जगह कर देंगे जहाँ पहुँच ही कोई नहीं सकेगा। ठीक है ना? तो ये वो कहते हैं हम नहीं चाहते इस चीज़ को, मगर अगर आप ये ऐसे ही करेंगे तो फिर वील डू इट। अब हो ये रहा है कि वो अपने डेमोक्रेटिक राइट्स समझते हैं उनके हैं। यहाँ जो रजीम है वो कहती है हमारे लिए इस वक्त स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इतने इश्यूज हैं हमारे पास, हम उसकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं और उधर से ये डिस्टेबलाइजेशन हो रही है। और ये सिर्फ लोकल डिस्टेबलाइजेशन नहीं है, तो सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। तो इस किस्म की क्लैश चल रही है। तो आई थिंक क्योंकि पावर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के पास है और खान साहब की पार्टी के पास नहीं है, तो आई थिंक द लूजर विल बी खान साहब पार्टी। इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे कि ये हैं इम्कानात। तो क्या पॉलिसी शिफ्ट आ सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में? और ऑफ़र की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी, क्या इस स्टेज पर आकर उस ऑफ़र को पिक किया जा सकता है? और नो मोर इसको कहा गया है। एक ब्रेक के बाद शो में साथ देने का शुक्रिया। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के हवाले से ख़ासी सीरियस बातचीत शुरू हो गई है। और एक हमारे बहुत क्रेडिबल सहाफ़ी हैं, उन्होंने बाकायदा आर्टिकल लिखा है कि पीटीआई के रहनुमा को कह दिया गया है नो मोर, आप एंटी स्टेट या एंटी आर्मी बातचीत बिल्कुल नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और फैसल वावडा साहब तो खुलेआम कह रहे हैं कि अब मामला इमरान खान साहब तक जाएगा और ये कह दिया गया कि अब की बार तो -1 होगा ही होगा। राना सनाउल्लाह साहब भी ये कुछ कह रहे हैं कि बानी MQM जैसा अंजाम हो सकता है, 2-4 होंगे उससे। बट एक उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कही कि खान साहब ने अपनी बहन से मुलाकात में कुछ ऐसी चीज़ें कही हैं जिससे उनके भारत से राबतों का पता चलता है। तो ये तो एंटी स्टेट नैरेटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जाहिर करने की कोशिश की जा रही है। इसका अंजाम क्या होगा? यार प्रूव करना एंटी स्टेट नैरेटिव के जी आपके तल्लुकात हैं इंडिया के साथ एट अ सबवर्सिव लेवल, वो बड़ा मुश्किल होता है। मगर मेरी इत्तला के मुताबिक खान साहब ने अपनी बहनों को ये ज़रूर कहा है कि आप इंटरव्यूज़ दें इंडियन चैनल्स के ऊपर और इसको बात को वहाँ बढ़ाएं। ये नहीं कि जनाब वो बाहर आई हैं, उन्होंने फ़ैसला किया और इंडियंस ने फ़ोन करने शुरू कर दिया। इन्होंने खुद
ये प्लान के मुताबिक ही हुआ कि वहाँ भी हमने जाना है। इसीलिए जब तनकीद आ रही है जी। कि आप इंडियन चैनल्स पे क्यों गए हैं, तो उसका कोई अच्छा जवाब नहीं मिल रहा आपको। मगर वो तो ऑर्डर था ना खान साहब का कि आप जाएं इंडियन चैनल्स के ऊपर जाके ये सारी बात करें। अच्छा, देखिए इंडियन मीडिया बड़ा पावरफुल मीडिया है, ये तो नहीं। और ये भी मैं आपको बताऊं कि वहाँ भी एक पूरी कंस्टिट्यूंसी बनी हुई है कि किसी तरीके के साथ खान साहब को अहमियत दी जाए। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में एक बात कही थी ना जी, कि इंडियन स्ट्रेटेजिक थिंकर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि उन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिया इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती कि खान साहब वापस पावर में आ जाएं, जी, क्योंकि वो समझते हैं कि ही वो शख्स है जो पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर करेगा और ख़त्म कर देगा, जो कि इंडिया का जो इंडिया चाहता है। वो कहते हैं कि हमारे मकसद पूरा करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने के लिए खान से बेहतर बंदा कोई नहीं। तो इसीलिए आई थिंक इंडियन मीडिया ने भी इसको इतनी उछाला है इस चीज़ को। वो तो करेंगे, मगर हाँ यहाँ भी ये कहा गया कि आप करें, आप इंडियन मीडिया पे जाएं, इंटरनेशनल मीडिया पे जाएं। सो व्हाट अबाउट -1? इस स्टेज पे एमक्यूएम के बानी वाला फार्मूला, उन्होंने 22 अगस्त को एक तकरीर की थी यादगार, जिसमें उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया था, तो पाबंदी लग गई थी और एमक्यूएम 2 हिस्सों में बट गई थी। अब फैसल वावडा साहब सीरियस ऑफर कर रहे हैं कि -1 अदरवाइज पार्टी माइनस, नाउ और नेवर। अच्छा, अब बात यह है कि ये तो ख्वाहिश हो सकती है, मगर पीटीआई एमक्यूएम नहीं है। एमक्यूएम महदूद रह गई थी कराची के अंदर, तो सिंध में भी नहीं थी एमक्यूएम, और वो टारगेट हो चुकी थी 1992 में जब जनरल आसिफ नवाज चीफ थे और उन्होंने ऑपरेशन किया था और अल्ताफ हुसैन चले गए थे जी। उसके बाद तो क्रैकडाउन रहा, पहले फौज का फिर रेंजर्स का। तो उनको तो पहले तो उन्होंने उनको डेसिमेट किया था ना, वो क्लासिक टैक्टिक होती है, इरोड करो, पहले मारा पीटा, एलिमिनेट किया, जेलों में डाले, पहले उनको कमज़ोर किया, फिर उनको तोड़ने की बात आई, क्योंकि उनके जो लीडर्स थे उनको कहा हुण दसो अब क्या रह गया आपके पास। तो देन एवरीबडी कॉम्प्रोमाइज्ड और अल्ताफ हुसैन को माइनस कर दिया गया। ठीक, दिस इज एन ऑल पाकिस्तान इशू अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू। अब लोग ये कहते हैं कि नहीं जी नहीं, बलूचिस्तान में खान का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कराची में खान का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, सिंध में खान का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, अच्छा। केपी में थोड़ा सा है और पंजाब के सेंट्रल पंजाब में है, तो इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, माइनस किया जा सकता है। मैं समझता हूँ दिस इज़ नॉट करेक्ट, फैक्चुअली दिस इज़ नॉट करेक्ट। खान का जो सपोर्ट बेस है वो ऑल पाकिस्तान सपोर्ट बेस है, okay. कहीं ज़्यादा कहीं कम, मगर इट्स एन ऑल पाकिस्तान सपोर्ट बेस। ये कोई रीजनल पार्टी नहीं है, पीटीआई इज़ नाउ नेशनल पार्टी। तो इसलिए माइनस इमरान तो पीटीआई नहीं है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मगर ये नहीं हो सकता कि माइनस इमरान पीटीआई किसी और के हक में चली जाए। ठीक, और खान साहब इज़ पीटीआई, पीटीआई इज़ इमरान खान, और ये -1 फार्मूला विल नॉट वर्क। कोई -1 नहीं है, या तो माइनस एवरीथिंग है, राइट, या देयर इज नो -1। हाँ, यानी पार्टी के अंदर इमरान खान का कोई और नायब या अल्टरनेट नहीं है, अनलाइक पीपल्स पार्टी एंड अदर पार्टीज। पीपल्स पार्टी जिसको तोड़ दिया गया, नून लीग को भी इधर उधर लोग ले आए, ये दिस इज नॉट दैट पार्टी। आपने देख नहीं लिया, गंडापुर ने भी ट्राई कर लिया, अफरीदी भी ट्राई कर रहा है, और कितने लॉयर्स ट्राई कर रहे हैं, कोई उधर नहीं जा सकता कोई भी। ये है ही खान की पार्टी और खान ही खान है, मानना पड़ेगा इस बात को। तो सेठ साहब, ऐसे में जो गवर्नमेंट धुआंधार बयानात दे रही है कि अगर यही इसी तरह से जारी रहा, जिस तरह से धरना देना जेल के बाहर, बाय द वे एफआईआर लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है, जिन्होंने जेल के बाहर धरना दिया और फिर वहाँ वाटर कैनन आई, प्रोटेस्ट किया, तो उसके बाद बहनों के भी अरेस्ट हो सकती है? वैसे बिल्कुल हो सकती है किसी न किसी स्टेज पे। ओके, मैं आपको बताऊँ, हार्ड लाइन आ रही है, बहुत हो गया। अच्छा, ये मैं बात सुन रहा हूँ वहाँ से, जैसे अवाम की तरफ से सुनता हूँ ना कि जी कब आ रहा है इमरान जी बाहर, तो इधर से मैं सुनता हूँ उन्होंने उसे और टंगा तोड़ांगे। तो मतलब है कि दिस इज द, अभी इस तरफ जा रहा है मामला, तो मामला पहले इधर जाएगा, फिर उधर से कुछ चीज़ निकलेगी, निकलती है या नहीं निकलेगी, सेपरेट क्वेश्चन। तो टांगे तोड़ने के अलावा टांगे थकाने का अगर एहतमाम, नहीं मैं उसी को कह रही वो कह रहे हैं, नहीं वो नहीं कह रहे, मतलब उनका नुब्बे लबाव यही है, इन्होंने उसे सॉर्ट आउट करना। और उसमें टांग टूट भी गई शायद खटक साहब की, पीटीआई के रहनुमा, वो इस वक्त बेड पे ही हैं। लेकिन सिर्फ साहब, पुरजोर तरीके से कहा जा रहा है कि इनकी जेल शिफ्ट की जा सकती है किसी और जगह, ताकि वहाँ ख़ानदान वाले इस तरह से ना आए रोज़ पहुँच सके मंगल को, जुमेरात को। तो बाकी ख़ानदान वाले या पार्टी के जो लोग हैं वो नहीं आ पाएंगे, नहीं पहुँच पाएंगे। देखिए सीधी सी बात है, राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ बात की है ना ऐसी, तो उसको लाइटली ना लें आप। अगर आपने यही काम किया, पहले तो ये है कि मुलाकात ही नहीं होने देनी। अच्छा, वो सोहेल अफरीदी साहब को 10वीं बार। दूसरी बात यह कि अगर उसके बावजूद आप आके अडयाला में
हर रोज़ कोई ना कोई ड्रामा करेंगे जी तो फिर ठीक है, उनको रिमूव कर देंगे वहाँ से, ले जाएंगे कहीं और। पहले तो आपको पता ही नहीं चलेगा ले कहाँ गए हैं। मच जेल ले जा सकते हैं, कहीं ना कहीं कोई सेफ गेस्ट हाउस में, मरी में, इधर उधर कहीं भी कर सकते हैं। हाँ। तो वो तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और ये भी मैं आपको बता दूँ, वो तैयारी हुई भी है उसकी, जहाँ भी ले जाना है एक दो ऑप्शन उनके पास ऑलरेडी हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो ले जाएंगे उनको। होमवर्क है इस पे? होमवर्क हो चुका है। अच्छा। पूरी तैयारी है कि अगर ले जाना है तो कहाँ ले जाना है, विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो अगर इन्होंने ऐसे किया तो वो फिर जैसे कहते हैं ना कि शायद जिथे हो तो फिर उन्हें शायद ही चुक लैणगे, उत्थे मक्खियां उत्थे कौन जाए, किस तरह जाएंगे। ਇਹ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਖਿਆ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਟੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मतलब है कि सो यू सी, दो हाथ से ताली बजती है। तो अगर पीटीआई अगर इसी अग्रेसिव मोड में रही तो रियासत के इदारे भी उसी किस्म की फिर रिएक्शन होगा। आपने देख ही लिया ना आपने। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त बाकी पार्टी के रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो मोहतात ही बात कर रहे हैं, लेकिन एक तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो प्लेटफॉर्म है उससे एक 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होने जा रहा है 21-22 दिसंबर के आसपास, और उसमें ये भी कहा जा रहा है कि नून लीग को तो नहीं लेकिन पीपल्स पार्टी को शिरकत की दावत दी जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो पाएगा, और अगर हुआ तो पीपल्स पार्टी दावत कबूल करेगी? पीपल्स पार्टी दावत कबूल कर सकती है, पता नहीं करेगी कि नहीं करेगी, मगर उसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। पीपल्स पार्टी की इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। मैं बहुत मुख्तसर आपको बता दूं अच्छा कि इस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी के साथ खुश नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट नून लीग के साथ बहुत खुश है। ठीक, अब जो मर्जी आप कहते रहे, ओ जी है हो गया, ओ जी है हो गया, मियाँ ने है किया ना। पीपल्स पार्टी से क्यों खुश नहीं है वो सबको पता है कि जिस किस्म की पीपल्स पार्टी की पोजीशन है ऑन द 18th अमेंडमेंट, ऑन वाटर शेयरिंग, NFC अवार्ड, ये सारी चीज़ों के ऊपर इख्तलाफ है। एंड उधर से ये फैसला कि हम करके रहेंगे। ठीक, तो ये तो टेंशन है। और अगर पीपल्स पार्टी समझती है कि वो जाके PTI के साथ बैठ जाएगी और वहाँ जाके कोई बातचीत करनी शुरू कर देगी ताकि लेवरेजिंग हो जाए थोड़ी सी, तो मेरा नहीं ख्याल इस्टेब्लिशमेंट का इस किस्म का मूड है कि दे विल टॉलरेट इट। ओके। हाँ, सो आई थिंक पीपल्स पार्टी को बड़े गौर से सोचना चाहिए कि ये करना चाहिए, ये कदम उठाना चाहिए कि नहीं। अभी मैं देख रहा हूँ बिलावल भुट्टो साहब लगे हुए हैं, हम ये नहीं होने देंगे, हम वही नहीं होने, मगर हमें भी कुछ खबरें आ रही हैं कि जब ये बात पहुँचती है वहाँ तो वहाँ से क्या जवाब आता है देखी जाएगी, ऐसी की तैसी। तो मतलब है कि तो ये लेवरेजिंग होती है कुछ ना कुछ गेन करने के लिए। बट लेट मी टेल यू कि एस्टैब्लिशमेंट इज़ नॉट हैप्पी विद पीपल्स पार्टी। अच्छा, 2014 के धरने में पीपल्स पार्टी ने बचाया था PMLN को, साथ दिया, सॉलिडेरिटी शो की थी, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी को मूड तो पता ही था इस्टेब्लिशमेंट का। अब की बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये रिस्क लेगी अपने वोट बैंक के लिए कि वो इस तरह करे? उसका वोट बैंक के साथ इमरान खान का कोई तल्लुक ही नहीं है। उनका वोट बैंक रूरल सिंध है, कराची भी नहीं है। उनका ख्याल है कराची है मगर कराची भी नहीं है। अगर कराची में किसी ने कोई इनरोड्स किए हैं तो शायद इमरान खान की पार्टी ने वहाँ कुछ ना कुछ किया हो। सो थिंग इज़ के पीपल्स पार्टी अगर जाके उनके साथ बैठेगी तो शो के लिए बैठेगी मगर इफ़ेक्टिवली उनका साथ नहीं देगी। वो रिस्क नहीं ले सकती कि वो इस वक्त इस स्टेज पे एस्टैब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाए। बिकॉज देखिए एस्टैब्लिशमेंट के पास बड़े पत्ते हैं और हमारे सियासतदानों ने बड़ी गलतियाँ भी की हुई हैं और बड़े, और उनके ऊपर दबाव डालना बड़ा आसान है। तो मैं नहीं समझता कि ये करने की कोशिश करेंगे। जब पिछले साल दिसंबर में इसी के वक्त के आसपास आपने प्रेडिक्ट किया था इमरान खान साहब बाहर कब आ रहे हैं, अब आप क्या देखते हैं कब आ रहे हैं बाहर? नहीं आ रहे हैं। मैं यही अपने सब को कहता हूँ कि जी वो कब आ रहे हैं, मैं कहता हूँ अभी तो नहीं। कहते हैं अच्छा जी फिर किदूँ, मैं कहता हाली ठहर जाओ। तो अभी ठहर जाओ को तो ये मैं समझता हूँ डिपेंड्स ऑन इमरान खान। इमरान खान अगर कोई हिस्टोरिक कॉम्प्रोमाइज करें तो फिर शायद कोई रास्ता निकले, शायद। और उस कॉम्प्रोमाइज की तरफ उन्हें कौन ला सकता है? वो उन्हें खुद ही आना पड़ेगा उस कॉम्प्रोमाइज की तरफ। बुशरा बीबी भी नहीं? बुशरा बीबी का बहुत इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर, वो ला सकती है उनको वहाँ। शी इज़ द ओनली वन इन फैक्ट। ठीक है, तो जो पॉलिसी शिफ्ट है उसकी उम्मीदें किस हद तक और किस से इस्तवार की जा सकती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, ये आपने जाना। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो, जहां और भी बहुत सी कन्फ्यूजन्स पाई जाती हैं और हम उसके लिए रहनुमाई लेते हैं आपसे। तो एक और मामला जिस पे काफ़ी ज़्यादा
तजब्ज़ु बढ़ा वो था ईमान मज़ारी। उनका एक केस चल रहा है उनके हस्बैंड के हमरा, जिनमें उन्हें एक्यूज़ किया गया है कि उन्होंने कुछ ऐसी ट्वीट्स की जो रियासत मुखालिफ थी। वो मुकदमा तो चले अपनी तरफ से जारी था, लेकिन जब उसमें नॉर्वेजन एम्बेसडर की एंट्री हुई तो हम सब हैरान हुए कि ये क्यों और किस लिए। क्या इस तरह से है, प्रेसिडेंट के आते हैं वो और अटेंड करते हैं और देखते हैं एक ऑब्जर्वर के तौर पर। तो ईमान मज़ारी तो अपने ट्वीट में यही बता रही हैं और उनकी वालिदा शेरी मज़ारी ने भी इसको एंडोर्स किया और उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया फॉरेन ऑफिस को। अब फॉरेन ऑफिस की तरफ से 2 प्रेस रिलीज़ थी जो मीडिया पे घूम रही थी, और उनमें से जो सबसे ज़्यादा घूमी प्रेस रिलीज़ उसमें डिमार्श का जिक्र था, लेकिन फॉरेन ऑफिस की वेबसाइट पे वो नहीं मिली। जो दूसरी है उसमें प्रोटेस्ट तो किया गया है, लेकिन अब ये तस्दीक नहीं हो पाई कि इसमें से असल वाली कौन सी है और फॉरेन ऑफिस का उस पर क्या मौक़िफ़ है और ऐसा होना चाहिए था या नहीं। सेठी साहब देखिए, पहली बात तो ये है कि ये भी सवाल खड़ा किया गया है और फॉरेन ऑफिस ने भी किया और भी लोग कह रहे हैं कि जी नॉर्वेजियन का आना वहाँ इज़ अमाउंट्स टू इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स। मैं सिर्फ आपको तारीख़ बताता हूँ कि तारीख़ में आप बहुत से केसेस हैं जबकि फॉरेन डिप्लोमेट्स ने अटेंड की हैं ट्रायल्स। भुट्टो साहब की ट्रायल भी फॉरेन डिप्लोमेट्स ने अटेंड की थी। सिर्फ लोकल नहीं, बाहर से भी आए थे, दे सैट थ्रू दोस ट्रायल्स। बहुत से यहाँ केसेस ऐसे हुए हैं। मेरा अपना केस की मैं बता दूँ आपको। अच्छा। मेरे ऊपर भी केसेस चले ना, जी। तो वहाँ भी फॉरेन डिप्लोमेट्स आके बैठते थे। अच्छा। और किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया था। बहुत से ऐसे केसेस हैं। तो ये आज उठ के कैसे ऑब्जेक्ट कर दिया कि जी ये क्यों आए हैं। वो पहली बात तो ये है कि अगर कहीं कि दुनिया में कहीं भी कोई ह्यूमन राइट्स की बात करता है विद छोटी सी सिंसेरिटी, तो वो यूरोपियन यूनियन है। अमेरिका भूल जाए, अमेरिका तो मतलबी बात करता है। जब ह्यूमन राइट्स की बात करता है तो मतलबी बात है, क्योंकि इक्वली आसानी के साथ वो नहीं भी करता जब जरूरत पड़े उसको। तो इसलिए, मगर यूरोपियंस जो हैं इनका एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है जो कि ये करते हैं। इसीलिए वो बात होती है ना प्लस की, कि जी वो GSP प्लस उसके तहत, और हमेशा ह्यूमन राइट्स की बात होती है। तो यूरोपियंस तो हम यहाँ तक कि यहाँ यूरोपियंस की जो हैं उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है टू डिफेंड ह्यूमन राइट्स। अच्छा। और वो ग्रुप के अंदर से वो एम्बेसडर्स जो हैं उनके वो घूमते रहते हैं सारे पाकिस्तान में, और जहाँ भी वो जाते हैं, जहाँ भी इन जर्नलिस्ट को मिलते हैं या और लोगों को मिलते हैं, वो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। तो कभी क्या है ये केस में, क्या है क्या नहीं है। तो ये कहना कि जी ये क्यों नॉर्वेजियन एम्बेसडर आया, दिस इज़ नॉट राइट। अच्छा। दिस इज़ पार्ट ऑफ देयर रिमिट जिसे कहते हैं, उनका जॉब है ये टू मॉनिटर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। उनकी जो रिपोर्ट्स छाया होती है वो बड़ी डिटेल में होती है। सो इसलिए ये कहना कि जी ये कौन होते हैं, इट्स अमाउंट्स टू इंटरफेरेंस, इट डजंट अमाउंट टू इंटरफेरेंस। दिस इज़ पार्ट ऑफ देयर जॉब, और वो करते हैं जब उनको ज़रूरत पड़ती है, दे डू इट। और पहले कभी पाकिस्तान ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, और आज क्यों ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। तो ये मैं, आपने पूछ ही लिया तो मैं आपको बता दूँ कि आप कह रही हैं कन्फ्यूजन क्यों है फॉरेन ऑफिस। हाँ, पहले क्या सख्त डिमार्श करने के बाद ख्याल आया या वो जाली घूम रहा था? मैं आपको बताऊं यार मोटी बात, फॉरेन ऑफिस का अगर कोई रिएक्शन होता है या था, तो ये नहीं था कि हम इनको बुला के टेक ऑफ करें। मैं आपको बता दूं। अच्छा। फॉरेन ऑफिस को पता है वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। फिर उन्होंने ये नहीं कहा, ये पॉलिसी वहाँ से नहीं बनी, ये कहीं और से आई है पॉलिसी। ये पॉलिसी वही है जैसे क्रैकडाउन। अच्छा। हमने कोई नॉनसेंस नहीं सुनना, यूरोपियंस हो या लोकल हो या कोई भी हो, क्रैकडाउन। अच्छा। तो अब फॉरेन ऑफिस इसीलिए उनको समझ नहीं आ रही कि अब हम इसको डिफेंड कैसे करेंगे यूरोप में जाके। वो डिफेंड तो फॉरेन ऑफिस को करना पड़ता है। ऑर्डर कहीं से और आ रहा है कि जी आप करें, तो उन्होंने कर दिया। इट्स एज सिंपल एज दैट। ओके, ठीक है। आपने ये भी बता दिया कि इससे पहले भी ये मामूल में हमेशा ऑब्जर्वर के तौर पे सॉलिडेरिटी का आंसर तो नहीं होता। सॉलिडेरिटी नहीं होती, उनको अपनी रिक्वायरमेंट भी है उनकी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। ओके, ठीक। तो वो एक किस्म की सॉलिडेरिटी बन जाती है ना यार। अगर आप ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करनी है तो आपने देखना ना फेयर ट्रायल हुई है कि नहीं। अब भुट्टो साहब की ट्रायल के ऊपर इतना कुछ लिखा गया है, अ लॉट ऑफ इट इज रिटन बाय फॉरेनर्स हु केम एंड विटनेस द ट्रायल एंड सो ऑन। सो ठीक, चले, ये इस पे भी हमें क्लैरिटी मिल गई। एक और बहुत अहम मामला और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, लेकिन पाकिस्तान बहुत कॉशियसली देख रहा है उसको और उसके ऊपर मोहतात रद्द-ए-अमल दे रहा है। एक कट हुआ है अफगान उलमा का काबुल यूनिवर्सिटी में, जिसमें उन्होंने फतवा दिया है कि इस्लामी अमारात से को पूरा हक है कि अगर उसकी सरजमीन किसी के खिलाफ अटैक के लिए इस्तेमाल होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन ये नहीं देख रहे हम कि इसको तालिबान हुकूमत की कोई तौसीक हासिल है या पाकिस्तान का उसमें स्पेसिफिकली जिक्र किया गया हो या ये बताया गया हो कि अगर सज़ा देनी है तो वो कौन देगा। तो क्या अहमियत है इस फतवे की जिहाद के हवाले से? देखिए, ये फतवा जो है नेगोशिएशंस
जो होती रही हैं उसका ये नतीजा है। अफ़गानिस्तान हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि हम खुलेआम आपके हक़ में नहीं बात कर सकते। अच्छा। हमें डर लगता है फ्रॉम टीटीपी, अच्छा। क्योंकि वो भी तो कंटेंडर फॉर पावर है ना इन अफ़गानिस्तान। जी। तो इसलिए हम उनको पुट डाउन तो नहीं कर सकते, उनके खिलाफ जंग नहीं कर सकते। हम अपनी कंस्टिट्यूंसी है उसमें भी पीपल हेट पाकिस्तान, तो हम वहाँ भी आपके हक़ में नहीं कुछ कह सकते, हमें ये पोजीशन लेनी पड़ती। अच्छा। मगर हमें एहसास है इस बात का कि अगर ये किसी तरीके के साथ ये मसला हल हो जाए, ये बिहाइंड द सीन्स बात जो होती है, तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। हम खुद चाहते हैं कि स्टेबिलिटी हो, मगर हम उस अपने कॉस्ट ऑफ आर रेजीम हम नहीं चाहेंगे। और अगर हमें आप ये कहें कि हम टीटीपी को रोकें तो हम नहीं कर सकते। मगर अगर कोई और रास्ता निकलता है और वो रास्ता ये नहीं है कि आप आके बमबारी करें, फिर हमें खड़ा होना पड़ता है, बिकॉज आपने हमें हमारी सरजमीन पर अटैक किया, वी हैव टू स्टैंड अप। तो इसलिए कोई और रास्ता ढूंढें। हम खुलेआम नहीं एडमिट करेंगे, मगर बिहाइंड द सीन्स अगर कोई रास्ता निकलता निकालें आप। अच्छा, तो वो फिर ये जो सऊदी अरेबियंस एंड कतरीज एंड टर्किश ये लोग लगे हुए थे कोई और रास्ता निकाला जाए। हमारा मेन इशू क्या है कि वहाँ से यहाँ नहीं आने चाहिए लोग लड़ने के लिए, आप रोके उनको जी। वो कहते हैं हम नहीं रोक सकते मगर कोई और रास्ता ढूंढें। तो एक सजेशन ये आया कि अच्छा फिर ये है कि हम कोई बड़ा सा जिरगा बनाते हैं जी, जैसे अफगान हुकूमत का हाथ ना नजर आए। अच्छा। नहीं तो वो कहेंगे आपने करवाया है, और ये ऐसा एक बयान बनाया जाए कि जिहाद डिफेंस में तो हो सकती है, अगर आपको कोई अटैक करता है तो उसके लिए जिहाद इज अलाउड, लेकिन आप सरजमीन से जाके किसी और मुल्क पे हमला नहीं करेंगे। तो असली उसका ये मकसद था। अच्छा। अब बात ये है कि आप तो उन्होंने वो जो हो गया वो उसने ये कह दिया जी, ये एम्ड है टीटीपी अच्छा एंड बीएलए इनडायरेक्टली, मगर इसमें आपको अफगान हुकूमत का हाथ नजर नहीं आ रहा। तो इसलिए भी अगर उनका हाथ नजर आ गया तो इसकी अहमियत नहीं रहेगी। तो उन्होंने ये की, आपका ख्याल है कि 1000 उलमा मसाजिद के हेड्स और ये वो एवं इकट्ठे हो गए, 34 जिहादी मदारिस ऊपर से कोई कुछ आया कि जी सारे इकट्ठे हो जाओ, और वो काबुल यूनिवर्सिटी में जाके सारे इकट्ठे हो गए और ये बड़ा ज़बरदस्त बयान भी बन गया। नो, ये सारी अफगान हुकूमत की तरफ से ये फैसिलिटेशन, और इसमें सऊदी अरब का किरदार है। सब ने उनको कन्विंस किया ना कि ये रास्ता इख्तियार करें। अच्छा। वो मान गए, कहना चलो जी कर लो, हम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक, हम बिहाइंड द सीन सबको इकट्ठा कर देंगे और उनसे ये करवा देंगे। वो उन्होंने करवा दिया। तो टीटीपी अब हथियार फेंक देगी? नहीं, टीटीपी को भी पता है इस बात का कि ये करवाया गया है। अच्छा, ठीक है, मगर अब क्योंकि 1000 लोगों ने ये बात कह दी है तो कमज़ोर तो पोजीशन हो जाती है ना उन लोगों की जो जिहाद बाहर करना चाह रहे हैं। फतवे की हैसियत है इसकी। तो मेरा ख्याल है दिस इज़ अ गुड मूव, जो कि वहाँ की हुकूमत इसको मलकियत अपनी नहीं बनाएगी, इसीलिए वहाँ की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा। वो नहीं ये चाहते कि जी हमारे ऊपर आ जाए टीटीपी, हमारे ऊपर अटैक करे कि आप ये रास्ता खोल रहे हैं। बट इवेंचुअली ये दिस इज पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग नेगोशिएशंस कि किसी तरीके के साथ अफगान हुकूमत का हाथ बटाया जाए और उनको सपोर्ट किया जाए ताकि ये चीज़ें रुकें, मगर वो डायरेक्टली नहीं रोक सकते। तो ये मगर हमारी तरफ से जो रिस्पांस आया है फॉरेन ऑफिस से वो ये है कि अच्छा है, बड़ी अच्छी बात है, मगर हम देखते हैं ना इसका असर होता है कि नहीं होता। जी बिल्कुल, बिकॉज वो हमारे यहाँ ये शाक है आयशा कि ये हो सकता है कि हमारे साथ भी डबल गेम हो रही हो। हाँ। एक तरफ अफगानिस्तान की हुकूमत इनको कह रही ठीक है जी हम करते हैं, और दूसरी तरफ अख मार देंगे करिए और ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ नहीं कहेंगे। इसलिए हम ये कह रहे हैं हम देखते हैं इसका रिजल्ट क्या है। चले, गुड मूव, बट वील वेट एंड सी। ठीक है, यानी हुज्जत तमाम की, या इसके हम प्रैक्टिकल असरात भी देखेंगे जब हमले रुक जाएंगे। इस पर अभी भी अभाम बाकी है। जहनों में हो आपके कोई सवाल तो नंबर है आपके सामने। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।